Brought to you by Infinix. आज पगली उदास है, इसके इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स की सेल मिस हो गई ना। अरे पगली टेंशन मत ले, इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स पे आ रही है सेल फिर एक बार। पगली सेल अभी बाकी है। नेता नगरी में आज हम बात करेंगे ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बारे में। खूब रीलें बन रही हैं झोंक के, कोई उनका टीका दिखा रहा है, कोई गैया को खाना खिलाती हुई तस्वीर दिखा रहा है, कोई उनकी पत्नी जो ट्रे लेके आ रही हैं वो खुर्जा से पॉटरी गई थी या किसी और जगह से, इस पर चर्चा कर रहा है। और वो सारे व्हाट्सएप जोक्स तो चल ही रहे हैं कि हिंदुस्तान का बदला, आजादी के 75वें साल में, आदि इत्यादि। पर इस सारी चकल्लस से दूर हमें लगा कि कुछ गंभीर चर्चा होनी चाहिए विद्वानों के साथ इस बात पर कि ऋषि सुनक की पॉलिटिक्स क्या है। परवेज साहब, आप ही से शुरू करते हैं। और नितांत हमको भी कभी कभी बड़ा मन होता है ऐसे टीवी वालों की तरह सवाल पूछने का, तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं इंग्लैंड में रहने वाले भारतवंशी? यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है, देसी लोग बड़े खुश हैं इस बात पे कि अपना लल्लौ जो है देश का प्रधानमंत्री बन गया। इंटरेस्टिंग। प्रोफेसर पंत, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि एकेडमिक सर्कल में जहां पर डिप्लोमेटिक अफेयर्स की बात होती है, पॉलिटिक्स की गंभीरता से बात होती है, वहां पर कंजर्वेटिव पार्टी के इस नए लीडर के सामने के चैलेंजेस के बारे में किस तरह से बात हो रही है, खासतौर पर एक्सटर्नल अफेयर्स को लेकर? एक मसले का जिक्र तो परवेज साहब ने किया ही। देखिए, चैलेंजेस तो इनके सामने इतने ज्यादा हैं कि एक सरकार गिर गई, बोरिस जॉनसन नहीं संभाल पाए, लिज ट्रस नहीं संभाल पाई, अब सारा दारोमदार इनके ऊपर आया है। तो बहुत विकट समस्याएं हैं। और कुछ का परवेज साहब ने भी जिक्र किया कि किस तरह से जो आर्थिक हालत है वो इतनी खराब है कि मुझे नहीं लगता कि कंटेम्प्रेरी मेमोरी में हमने इतनी खराब हालत ब्रिटेन की देखी। और उससे बड़ा जो मुद्दा वहां पर देखने को मिल रहा है वो लैक ऑफ गवर्नेंस का। कभी ब्रिटेन एक 1970-80 के दशक में काफी परेशानी रही थी, लेकिन उसके बाद से हमने ऐसी स्थिति नहीं देखी कि ब्रिटेन की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो ग्रिप में नहीं ला पा रही गवर्नेंस को। तो वहां पर जो इंटरनल फैक्शनलिज्म है, इंटरनल डिबेट्स हैं, उसको लेकर बड़ी कवायद चल रही है कि किस तरह से ऋषि सुनक साहब भले ही बन गए हों और हम लोग कुछ लोग हिंदुस्तान में, कुछ लोग भारतवंशी जो जैसा परवेज साहब कह रहे थे ब्रिटेन में बड़े खुश हैं, लेकिन उसके बाद जो समस्याएं हैं क्या इनको भी ले डूबेंगी? और अगर ले डूबेंगी तो फिर आगे कंजर्वेटिव पार्टी का क्या होगा? और कंजर्वेटिव्स के बाद अगर लेबर को आना है, पावर में, सत्ता में आना है, तो इनको कहा जा रहा है कि भाई ये सिर्फ 18 महीने तक ही रहेंगे प्रधानमंत्री, उसके बाद तो किसी और न किसी को बनना था, तो इनको बलि का बकरा बना दिया गया। तो इस तरह की कुछ बातें हो रही, लेकिन ये जरूर है कि ये मुझे लगता है एकेडमिकली अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, ब्रिटेन की डेमोक्रेसी में बहुत बड़ा मार्कर है, बड़ा इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है कि पहला जिसको पर्सन ऑफ कलर का दर्जा दिया जाता है कि नॉन वाइट एक प्राइम मिनिस्टर बन रहा है। वो अपने आप में, आपको याद होगा सौरभ साहब, आपने कुछ डिबेट किए होंगे ट्रस और जब सुनक की लीडरशिप का डिस्कशन चल रहा था, उस समय ये बड़ा सवाल उठता था कि क्या ब्रिटेन तैयार है एक नॉन वाइट को एक्सेप्ट करने के लिए? तो मुझे लगता है वो सवाल का जवाब ब्रिटेन ने दिया है, ब्रिटिश पॉलिटिक्स ने दिया है। कंजर्वेटिव्स ने, और कंजर्वेटिव्स को, वो वैसे भी कंजर्वेटिव बाय डेफिनेशन कंजर्वेटिव पार्टी है, लेकिन अगर आप पिछले कुछ सालों से कंजर्वेटिव पार्टी को देखें तो जो बोरिस जॉनसन ने भी जो अपना कैबिनेट बनाया था वो एक वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स कैबिनेट्स था। उसमें हर तरह के लोग शामिल थे और एक ये मॉडर्नाइजेशन ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी की जो शुरुआत हुई थी वो डेविड कैमरन ने करी थी। और उसके बाद वो धीरे धीरे होते होते बोरिस जॉनसन तक पहुंची और यहाँ तक कैमरन साहब ने जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे कहा था कि बड़ी जल्दी कोई भारत मूल का प्रधानमंत्री बनेगा, और वो बड़ी जल्दी वो हो गया। उस समय किसी ने ऐसा सोचा नहीं था। लेकिन तो जो मुझे लगता है कि एक ब्रिटिश डेमोक्रेसी में का जो एवोल्यूशन है, अगर उसको हम देखें तो वहां पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से भारतीय मूल के लोग बड़ी मात्रा में लीडरशिप ले रहे हैं। और ऋषि सुनक साहब का वहां पर आना एक अच्छा संकेत है कि ब्रिटेन एक मैच्योर डेमोक्रेसी की तरह आगे बढ़ रहा है। लेकिन जो समस्याएं हैं, चाहे वो कंजर्वेटिव पार्टी के सामने हो या ऋषि सुनक के सामने हो, वो इतनी विकट है इस समय कि ऐसा नहीं लग रहा कि उनका आने वाला समय कोई बहुत आसानी से अगले महीने कट जाएंगे। चाहे वो विदेश नीति का मसला हो या आर्थिक नीति का मसला हो या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में अपनी पकड़ बनाने का मसला हो। ये ना भूला जाए कि वो वेस्टमिंस्टर में जो एमपीज बैठे हैं उनके सपोर्ट से बने हैं। कंजर्वेटिव रैंक एंड फाइल ने
उनको कुछ ही हफ्तों पहले लिज ट्रस को ज्यादा वोट दिए थे, तो उनकी अपनी पकड़ कंजर्वेटिव पार्टी में भी उनको बनानी है। तो उनके सामने समस्याएं विकट हैं और दुनिया इस समय जिस तरह से आगे बढ़ रही है, जियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जिस तरह का बना हुआ है, उसमें किसी भी लीडर के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। उनके लिए और ज्यादा चैलेंजेस हैं क्योंकि ब्रिटेन ब्रेक्सिट के बाद अपनी आइडेंटिटी अभी तक संभाल नहीं पाया है। ब्रेक्सिट के बाद ये जो सवाल है कि ब्रिटेन किस दिशा में जाएगा, ब्रिटेन अपनी फॉरेन पॉलिसी और आर्थिक नीतियों को किस तरह से ऐसा बनाएगा जहां पर वो पोस्ट यूरोप अपनी आइडेंटिटी को तलाश पाए, वो सारे सवाल अभी वहीं के वहीं बने हुए हैं। और उसका नतीजा हमने देखा है कि 2 प्रधानमंत्री चले गए और तीसरे प्रधानमंत्री आए हैं, उनके सामने भी वही समस्याएं खड़ी हैं जो लिज ट्रस के सामने थी। ऑलराइट, थैंक यू हर्ष। हर बात पे इत्तेफाक रखते हैं हर्ष से, लेकिन एक इशू पर थोड़ा डिफरेंसेस हैं। जब उन्होंने कहा कि यूके एक एशियन डिसेंट लीडर ऑफ एशियन डिसेंट को चुनने के लिए तैयार था, मुझे नहीं लगता कि ब्रिटेन एक्चुअली तैयार था, क्योंकि अगर ये जनरल इलेक्शन होता, सवाल ये है सौरभ, अगर ये जनरल इलेक्शन होता, हर्ष के लिए भी, हर्ष अगर ये जनरल इलेक्शन होता तो क्या ऋषि सुनाक चुने जाते? क्या वो इलेक्ट हो पाते इन अ जनरल इलेक्शन इन द यूनाइटेड किंगडम? मुझे नहीं लगता। ये मौका था, 42 ईयर ओल्ड है, बहुत यंग है, ये पॉलिटिकल रिस्क वो अभी ले सकते हैं, बाद में शायद ना ले पाए। अपॉर्चुनिटी उनके जब उनके प्राइम मिनिस्टर क्वेश्चन सेशन था, जो पहला प्राइम मिनिस्टर क्वेश्चन सेशन था, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे अपॉर्चुनिटी नजर आया और मैंने वो अपॉर्चुनिटी लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि जब बोरिस जॉनसन निकल गए और उसके बाद लिज ट्रस आई, क्योंकि बोरिस जॉनसन ने ये बिल्कुल ही मेड श्योर कि कोई भी आ जाए, ऋषि सुनाक नहीं। और उसके बाद लिज ट्रस के जाने के बाद ऋषि सुनाक इलेक्ट हो रहे हैं इंटरनल प्रोसेस में, जहां पे बाकी कोई और मेंबर 100 एमपीज का सपोर्ट नहीं ला पाया, इसीलिए ऋषि सुनाक आज खड़े हैं। इसलिए नहीं क्योंकि वहां पे एक इलेक्टोरल प्रोसेस जो लिज ट्रस के दौरान और लिज और ऋषि सुनाक के दौरान हुआ था, जहां पे एमपीज का सपोर्ट ऋषि सुनाक को था, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी के जो प्राइमरी मेंबर्स हैं 170,000 विच मीन्स 1,70,000 के करीब, उसमें ऋषि सुनाक पीछे हो गए। तो इज द कंट्री रियली रेडी? नहीं। तो इसीलिए जो आप ये डिबेट बोल रहे हैं कि भारत में बहुत लोगों ने कहा कि क्या भारत अब तैयार है, मुझे लगता है वो कंपैरिजन ही गलत है। पहली बात तो बहुत सवाल है कि क्या भारत तैयार है या नहीं ब्रिटेन की तरह। दूसरी बात, वहां पे भी इलेक्शंस नहीं हुए थे, इंटरनल प्रोसेस था पार्टी का, और यहाँ पे भी इलेक्शंस नहीं हुए। तो ये जो कंपैरिजन शशि थरूर और बाकी सब ने किया, मुझे लगता है वो कंपैरिजन कहीं ना कहीं थोड़ा वॉप्ड था। मेरे सामने एक स्टेटमेंट है, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम में पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर है उनका, कि डेविड कैमरॉन ने कंजर्वेटिव पार्टी को आधुनिक बनाया, धार्मिक अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व तेजी से बढ़ा। अब भाई साहब, हम लोग तो हिंदुस्तान में देखते हैं, हमारे यहाँ तो बहुत सारी पार्टियां हैं, कई पार्टियां तो ऐसी हैं जो टैक्स का पैसा बचाने के लिए बन जाती हैं पार्टियां, उस पर अभी चुनाव आयोग ने कार्रवाई भी की है। तो जरा यहाँ की जनता को पहले थोड़ा ये लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी का इतिहास बताएं और फिर इनमें जो बदलाव हो रहे हैं वो बता दें। परवेज साहब। तो यहाँ पे 2 पार्टियां रही हैं यूके में, और यूके का मतलब है जिसमें कि इंग्लैंड आता है जो कि सबसे बड़ा देश है इस पूरे समूह में, स्कॉटलैंड है, वेल्स है, नॉर्दर्न आयरलैंड है, इस तरह से हम लोग इसको यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। तो यहाँ पे आमतौर पे 2 ही पार्टियां रही हैं, लेकिन अब पिछले कुछ दशकों से 3 पार्टियां हो गई। तो जो 3 मुख्य पार्टियां हैं उसमें जो आजकल सत्ताधारी पार्टी है उसका नाम है कंजर्वेटिव पार्टी, लेकिन बहुत प्यार से लोग इसको टोरी पार्टी कह देते हैं, और ये एक्सेप्टेबल है। ये एक्सेप्टेबल है, मतलब कि टोरी खुद अपने आप को टोरी कहते हैं, तो इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं। क्यों, मतलब क्या इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है? ये कंजर्वेटिव, ये बड़ा मुश्किल सवाल किया, इसके लिए मुझे एक बार फिर से किताबों को रुख करना होगा, और वो मैं करना नहीं चाहता किसी भी कीमत पे। दूसरी बात यह है कि जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वो है लेबर पार्टी। तो आमतौर पर जो संघर्ष रहा है वो कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी के दरमियान में रहा है। तीसरी पार्टी लिबडेम्स है, इनको सोशल डेमोक्रेट्स कहते थे, कभी लिबरल डेमोक्रेट्स कहते हैं। ये 2010 में साहब इन्होंने कोएलिशन गठबंधन सरकार बना ली थी डेविड कैमरन के साथ में, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी के होते थे। तो ये तो छोटा सा इसकी पृष्ठभूमि होगी। अगर परवेज साहब हम थोड़ा हिस्ट्री में जाए तो जो चर्चिल थे वो कंजर्वेटिव पार्टी के थे। जी हाँ, वो चर्चिल जो है, विंस्टन चर्चिल जो है वो कंजर्वेटिव पार्टी के थे। और ये मार्गरेट थैचर
मार्गरेट थैचर कंजर्वेटिव पार्टी की थी। 1979 में 1979 में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी इस देश की। और उनकी, अब आपने एक थोड़ी सी कहानी और सुन लीजिए, क्योंकि आपने कहा था कहानी किस्सों का भी प्रोग्राम है, तो इसमें ये दिलचस्प किस्सा है, ये राजनीतिक किस्सा है। ये मैं इसलिए कि अभी हर्ष भाई ने कोई बात कही थी, उससे जोड़ने की कोशिश करूंगा कि कनेक्टिंग डॉट्स कैसे कहां तक मेरे लिए मुमकिन है। 1979 में मार्गरेट थैचर चुनी जाती हैं और बड़ी दक्षिणपंथी नेता हैं ये। और 1980 के आसपास कहीं जाके एकदम से इनकी जो लोकप्रियता है वो खत्म होने लगती है। 1982 तक तो खबरें ये थी कि शायद उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़े, इसलिए कि मुल्क में रिसेशन था। इन्होंने प्राइवेटाइजेशन वगैरह की बातें बहुत ज्यादा कर दी थी मिसेस मार्गरेट थैचर ने, जिसके लिए वो आज भी याद की जाती हैं, मशहूर की जाती हैं। और ज्यादातर लोग जो हैं देश में उनसे नाराज थे, चाहे वो उनकी कंजर्वेटिव पार्टी के लोग हों या लिबरल पार्टी के लोग हों। और मुमकिन है कि अगर इलेक्शन होता तो मार्गरेट थैचर हार जाती। लेकिन उसके बाद में फिर आ जाता है 1982 का दौर, जिसमें फॉकलैंड्स नाम की एक छोटी सी जगह है अर्जेंटीना के नजदीक। वहां पे अर्जेंटीना को अचानक सोते सोते ख्याल आता है कि ये तो हमारा अभिन्न अंग रहा है। अभिन्न अंग बहुत लोग मानते हैं देश के किसी न किसी हिस्से को, और वहां वो कब्जा कर लेते हैं। और मार्गरेट थैचर जो है वो एकदम आयरन लेडी कहलाने लगती हैं, खड़ी हो जाती हैं। वो कहती हैं किसी भी कीमत पर ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ओवर माई डेड बॉडी। फौजें भेजती हैं और उसमें यूनाइटेड किंगडम जो है वो जीत जाता है उस लड़ाई में। और उसके बाद सोचिए मार्गरेट थैचर जिनके जाने का जमाना था, जिनको राइट ऑफ कर रखा था लोगों ने, और लोग ये कह रहे थे कि ये तो गए, अब इनके वापस आना बड़ा मुश्किल है, और कंजर्वेटिव पार्टी का भी आना बहुत मुश्किल है। मार्गरेट थैचर जो है वो बिल्कुल कुर्सी से चिपक के रह गई, बेइंतहा मजबूत हुई, और 1990 तक वो देश की प्रधानमंत्री रही और बहुत ही शक्तिशाली प्रधानमंत्री रही। ऐसी प्रधानमंत्री रही कि आज जो भी टोरी बच्चा पैदा होता है या बड़ा होता है, नौजवान होता है, वो मार्गरेट थैचर को अपना एक तरह से गुरु मानता है और उनके नक्श कदम पे चलने की कोशिश करता है। लिज ट्रस जब प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रही थी तो उन्होंने मेकअप भी, बाल भी, हाथ में पर्स भी और कुछ चलने फिरने का अंदाज भी, बातचीत का अंदाज भी किसी हद तक मार्गरेट थैचर जैसा कर लिया था कि शायद लोग ये सोचें कि एक और मार्गरेट थैचर आने वाली है कंजर्वेटिव पार्टी की लीडरशिप संभालने के लिए, लेकिन खैर बहरहाल उनका कुछ और हुआ। तो मैं ये कह रहा था कि वो टिक गई। 1990 में मिसेस थैचर हटाई जाती हैं अपनी पोस्ट से, इसलिए नहीं कि वो इलेक्शन हार गई, इसलिए कि यही कंजर्वेटिव पार्टी थी जिसने पिछले दिनों इतनी लीडरशिप में फेरबदल की। इसी में एक माइकल हेजल्टाइन हुआ करते थे जो कि अपने आप को असल मानों में लीडर समझते थे कि मार्गरेट थैचर की जगह उनको होना चाहिए। उन्होंने चैलेंज किया और टोरी पार्टी ने आपस में ही फिर ये तब्दीली ये की कि मार्गरेट थैचर को हटा दिया। जॉन मेजर आए। अब जॉन मेजर इस कदर ड्राई खुश्क किस्म के आदमी थे कि उनकी शक्ल देख के बहुत से लोग सोने की कोशिश करते थे जिनको नींद नहीं आती थी। तो ये उनकी शख्सियत का हिस्सा था और ये तय बात थी कि अगर वो आगे जब इलेक्शन लड़ेंगे यानी 1992 में तो बुरी तरह से हार जाएंगे। और लोग यहाँ अखबार भी सब ये दावा कर रहे थे कि लेबर पार्टी जीतने वाली है 1992 के इलेक्शन में और नील कनक जो उसकी लीडर हैं वो जीतने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जॉन मेजर भी जीत गए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं। और उसके बाद में फिर 1997 तक वो प्रधानमंत्री रहे। 1997 में लेबर पार्टी जीतती है टोनी ब्लेयर के नेतृत्व में लीडरशिप में, और टोनी ब्लेयर के लीडरशिप में भी तब जीतती है जब वो लेफ्ट विंग से होकर थोड़े से सेंट्रिस्ट हो जाते हैं और थोड़े से राइट विंग पॉलिटिशियन हो जाते हैं लेबर पार्टी में, तब कहीं जाके वो जीतती है। अब हर्ष भाई मैं ये जवाब ही दे रहा था, आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं इनके सामने, ऋषि सुनक के सामने, और ये भी नहीं कह सकते कि अभी 1 महीने टिकेंगे या 3 महीने टिकेंगे। लेकिन ये 2 मिसालें ऐसी हैं जिसमें जॉन मेजर की भी कि ये जाने वाले लोग थे। ये मिसेस मार्गरेट थैचर 1982 में रुखसत हो चुकी थी, लेकिन सियासत में कब ऐसी लहर चलती है, क्या ऐसा हो जाता है कि आप टिक जाते हैं। तो ये समझिए कि ये जो इनकी प्रार्थनाएं हैं ऋषि सुनक की, जो उन्होंने इतना गौ पूजन किया है और जिन्होंने इतना बल्कि भक्ति दिखाई है हर तरह की, काश कि उनकी जो प्रार्थनाएं हैं वो स्वीकार की जाएं। और बहुत मुमकिन है कि ब्रिटेन में अगर 3 महीने में ये किसी भी तरह से अर्थव्यवस्था को संभाल सकते हैं, देश की सबसे बड़ा सवाल है अर्थव्यवस्था, उसको अगर संभाल सकते हैं तो ये समझिए शायद टिक भी सकते हैं। आज के वक्त अगर इलेक्शन होगा तो ये समझिए ऋषि सुनक हो या कैंटरबरी के आर्च बिशप हो या मतलब कोई भी बड़े से बड़ा लीडर हो कंजर्वेटिव पार्टी का, ये तो मैंने इसलिए कहा कि धार्मिक, मैंने जानबूझ के थोड़ा सा एलिमेंट क्रिएट करना चाह रहा था, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन लेबर पार्टी 30%
से आगे है कंजर्वेटिव पार्टी के मुकाबले में, और अगर आज इलेक्शन होता है तो लेबर पार्टी इस मुल्क का इलेक्शन जीत जाएगी। तो मतलब इसका हिंदू मुसलमान से भी ताल्लुक नहीं है, भारत से भी ताल्लुक नहीं है। मैं गीता आपको भी थोड़ा सा जवाब दे रहा हूं इसमें कि ये कहना कि अभी ये तय नहीं हुआ कि वो एज एन इंडियन एक्सेप्ट किए जाते हैं नहीं किए जाते हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर आज की तारीख में इलेक्शन होता है तो कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, भारतीय हो, पाकिस्तानी मूल का हो, कहीं का भी हो, वो इलेक्शन हार जाएगा और लेबर पार्टी इलेक्शन जीत जाएगी और सर कीर स्टारमर जो उसके नेता हैं वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो मतलब ये हुआ कि इसमें इंडियन नॉन इंडियन अभी नहीं आ रहा है। ये बात ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि हाँ, अगर फर्ज कीजिए कि आम लोगों के सामने जाएगा जब इलेक्शन, तो क्या इस देश के लोग ऋषि सुनक को एक्सेप्ट कर पाएंगे? ये सवाल अपनी जगह ओपन एंडेड है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये देश काफी आगे बढ़ चुका है। जैसे इस देश के एक प्रधानमंत्री बन सकते थे जो लेबर पार्टी के लीडर थे, एड मिलीबैंड, दो भाई थे, डेविड मिलीबैंड और एड मिलीबैंड, और दोनों में मतलब ये था कि शायद डेविड मिलीबैंड को बनना चाहिए था मतलब लीडर, लेकिन बहरहाल इन्होंने एड मिलीबैंड ने कहा कि साहब मैं बनूंगा। डेविड अच्छा काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एनजीओ सेक्टर में घुस चुके हैं, बहुत अच्छा काम, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो एड मिलीबैंड सोचिए लीडर हो गए, ज्यूइश ओरिजिन के हैं थे, इसलिए और ये था कि वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे। तो पार्टी ने जब उनको इलेक्ट कर लिया, मैं आपके सामने एक नई बात रखने की कोशिश कर रहा हूं, तो पार्टी का ये एक्सेप्ट कर लेना कि आप इलेक्शन हारे या जीते, आप हमारे नेता हैं, मैं समझता हूं ये है शायद एक माइलस्टोन हम सबके लिए। तो वो वहां तक पहुंच गए थे, लेकिन वो बहरहाल इलेक्ट नहीं हो पाए और उसके बाद फिर वो कहानी बदल गई। तो इसी तरह से मैं ये कहूंगा कि जैसे ऋषि सुनक हैं, जब कंजर्वेटिव पार्टी ने इतना बड़ा खतरा मोल ले लिया कि भाई ये हिंदू है या इंडियन ओरिजिन का है, ये एशियन ओरिजिन का है, एक बार जब इलेक्शन होगा तो पता नहीं, ये जो बहुत सारी कंजर्वेटिव सीटें हैं जिनको रेड वॉल कहा जाता है, जहां पे कि लेबर जो है वो इंतजार में है आने के लिए, और वहां बहुत सारे जो खासतौर पे मार्जिनल जो सीटें हैं जहां पे कि लेबर पार्टी जीतने वाली है तकरीबन, वहां पे ये ऋषि सुनक हमें हराएगा जिताएगा, इस सवाल पे उन्होंने विजय प्राप्त कर ली और उसका दो टूक जवाब ये दे दिया कि ये इशू इतना अहम नहीं है जितना कि इंसान की लियाकत, काबिलियत, योग्यता। तो मैं समझता हूं, मैं थोड़ा सा इस देश के समर्थन में अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा हूं, इतने साल से यहाँ पे रहता हूं, तो मुझे लगता है ये डाइवर्सिटी के नाम पे बहुत अच्छी बात हुई है, इसका हमको स्वागत करना चाहिए, खुश होना चाहिए कि हम यहाँ इस मकाम तक आ गए। और हर बार ये ना कहें कि देखिए वो इंडियन था हार गया। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आज जैसे मैंने कहा कि कोई भी खड़ा हो जाएगा लेबर पार्टी के सामने, वो हार जाएगा, तो ऋषि सुनक भी खड़े होंगे तो हार जाएंगे, बुरी तरह से हारेंगे, लेकिन इसलिए नहीं हारेंगे कि वो इंडियन ओरिजिन के हैं, इसलिए हारेंगे कि यहाँ लेबर पार्टी उनसे बहुत आगे है।